पेड मीडिया कैसे काम करता है और इसके प्रायोजक कौन है? लोकतंत्र आने से पहले राजा बाहुबल सैन्यबल से सत्ता में आता था और वास्तव में राज्य को कंट्रोल करता था। राजा की शक्ति का स्रोत सेना थी और धनिक वर्ग का सेना पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा अदालतें भी पूर्णतया राजा के अधीन थी। यदि धनिकों के संबंध राजा से बिगड़ जाते थे तो राजा को निष्कासित करने के लिए साजिश बटा हत्या आदि के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब वे किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोग देना शुरू करते थे जो राजा का तख्ता पलट सके। लेकिन मताधिकार आने के बाद राज्य के नागरिकों की राय निर्णायक बन गई। नागरिकों की राय जिस व्यक्ति के पक्ष में होगी वह राजा बनने लगा। पेड मीडिया नागरिकों की राय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। धनिकों ने मीडिया को फैलाना और इसे नियंत्रित करना शुरू किया। मुख्यधारा के मीडिया पर धनिक वर्ग का हमेशा से नियंत्रण रहा है और आज भी पूर्ण रूप से वे ही इसे नियंत्रित करते हैं। व्यावसायिक रूप से पेड मीडिया एक घाटे का व्यवसाय है, किंतु राजनैतिक फायदे के लिए धनिक वर्ग मीडिया समूहों का घाटा उठाते हैं। मीडिया के माध्यम से जब कोई सूचना दी जाती है तो यह देश के करोड़ों नागरिकों की राय को प्रभावित करती है। पेड मीडिया को नियंत्रित करके वे नागरिकों की राजनैतिक राय को प्रभावित करते हैं। चूंकि राजनेता चुनाव जीतने एवं अपनी छवि बनाए रखने के लिए पेड मीडिया पर निर्भर करते हैं, नागरिकों की राय को प्रभावित करने के कारण वे राजनेताओं को नियंत्रित कर पाते हैं और राजनेताओं को नियंत्रित करके वे उन कानूनों को गेजेट में प्रकाशित करवा पाते हैं जो धनिक वर्ग को अतिरिक्त मुनाफा दे। दूसरे शब्दों में, जो वर्ग पेड मीडिया को नियंत्रित करता है उसके पास राजनेताओं के फैसलों को प्रभावित करने की क्षमता भी आ जाती है। एक गलत धारणा यह है कि पेड मीडिया में सिर्फ अखबार एवं न्यूज चैनल्स ही शामिल है। दरअसल पेड मीडिया का दायरा काफी विस्तृत है। इसमें सूचनाएं देने के सभी केंद्रीय स्रोत शामिल होते हैं। पाठ्यपुस्तकों से लेकर मनोरंजक फिल्में और साहित्य तक सभी केंद्रीय स्रोत पेड मीडिया के अंतर्गत है। पेड मीडिया के 7 अंग है। 1. कक्षा प्रथम से स्नातकोत्तर तक की सामाजिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन की सभी पाठ्य पुस्तकें पेड पाठ्य पुस्तकें हैं, किंतु गणित एवं विज्ञान की पुस्तकें पेड नहीं है। 2. मुख्य धारा मेन स्ट्रीम की सभी फिल्में, धारावाहिक आदि पेड मीडिया है। 3. समाज राजनीति अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई मुख्य धारा की सभी पुस्तकें पेड पुस्तकें हैं। यदि इन विषयों पर लिखी गई किसी पुस्तक को पुरस्कार मिला है तो यह डबल पेड है। 4. मुख्य धारा के सभी अखबार, मनोरंजन चैनल, न्यूज चैनल पेड मीडिया है। 5. टीवी अखबार में आने वाले सभी बुद्धिजीवी पेड बुद्धिजीवी है। सभी पत्रकार पेड पत्रकार है। सभी संपादक पेड संपादक है। सभी कानून संविधान आदि विशेषज्ञ पेड विशेषज्ञ है। 6. मुख्य धारा की सभी राजनीतिक पार्टियां पेड मीडिया पार्टियों एवं उनके शीर्ष नेता पेड नेता है। 7. मुख्य धारा में मास मीडिया से संबंधित प्रसारण के सभी केंद्रीय स्रोत पेड है। तो व्यक्ति की राजनीतिक सूचनाओं का बुनियादी स्रोत पेड मीडिया है। यह कभी सही है, कभी गलत है, लेकिन नागरिकों के राजनीतिक विमर्श को पेड मीडिया सबसे गहराई तक जाकर प्रभावित करता है। मीडिया को पेड मीडिया क्यों कहा जाना है? मुख्य धारा मीडिया में आप जो कुछ भी देखते, सुनते और पढ़ते हो उसमें से ज्यादातर 4 स्थितियों में प्रसारित होता है। 1. इसके लिए किसी के द्वारा भुगतान किया गया हो, किंतु यह सामग्री पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के प्रतिकूल न हो। 2. इसमें केवल मनोरंजन मूल्य हो, किंतु यह सामग्री पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के प्रतिकूल न हो। 3. अमुक प्रसारण पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के अनुकूल हो। 4. यदि छिपाई जाने वाली कोई सूचना नागरिकों में फैल चुकी हो और मीडिया पर इसे दिखाने का दबाव बनने लगे। पेड मीडिया के प्रायोजक वे समूह जो पेड मीडिया को निर्णायक रूप से नियंत्रित करते हैं। भारत में पेड मीडिया के प्रायोजक अमेरिकी ब्रिटिश हथियार निर्माता कंपनियों के मालिक हैं।
ऊपर पेड मीडिया के जो 7 अंग बताए गए हैं, उनमें से किसी भी माध्यम में वह सामग्री प्रसारित नहीं होती जो अमेरिकी ब्रिटिश हथियार निर्माताओं के हितों के खिलाफ हो। क्यों और कैसे अमेरिकी ब्रिटिश हथियार निर्माता पेड मीडिया को नियंत्रित करते हैं, इसका विवरण आगे दिया है। 1.1 ऐसे प्रसारण जिनके लिए भुगतान किया जाता है, और यदि ये सामग्री पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के प्रतिकूल नहीं है। चूंकि पेड मीडिया में आने वाले सभी प्रकार के प्रसारणों के लिए भुगतान किया जाता है, इसे पेड मीडिया एवं प्रसारित होने वाली सामग्री को पेड न्यूज एवं पेड व्यूज कहा जाता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब पेड मीडिया सच्ची और अच्छी खबरें दिखाता है, तब भी इसके लिए किसी न किसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। इसे फिर सुनिए, जब पेड मीडिया सच्ची और अच्छी खबरें दिखाता है, तब भी इसके लिए किसी न किसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। इस श्रेणी में पेड मीडिया में जो भी प्रसारण आता है, उसकी पेमेंट की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नेता वाकई ईमानदार है और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वह ईमानदार है, तो इसके लिए किसी न किसी ने इसके लिए पेमेंट की है। यदि कोई उद्योगपति बेईमान है और मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसने इतनी उतनी टैक्स चोरी की है, तो टैक्स चोरी सच्चाई है, लेकिन यह खबर मीडिया में प्रमुखता से सिर्फ तब आएगी जब कोई न कोई इस खबर को दिखाने के लिए पेमेंट करे। यदि पेड मीडिया में यह रिपोर्ट हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसके लिए भी पेमेंट की जाएगी। और यदि उसी दिन किसी अन्य मीडिया में यह आया है कि बेरोजगारी घट रही है, तो इसके लिए भी पेमेंट हुई है। और मीडिया के संपादक, पत्रकार, मीडिया कर्मी आदि यह बात हमसे छिपाते हैं कि उन्हें अमुक खबर प्रमुखता से दिखाने के लिए पेमेंट किसने की है। पेड मीडिया के इन सभी स्रोतों में विज्ञापनों की स्थिति अलग है, क्योंकि जब हम अमूल का विज्ञापन देखते हैं तो हमें यह पता होता है कि विज्ञापन की पेमेंट अमूल ने की है। लेकिन विज्ञापन के अलावा भी आप जितनी भी खबरें देखते हैं, उन खबरों के प्रसारण के लिए भी पेमेंट की जा रही है, और हमें पता नहीं है कि इसकी पेमेंट कौन कर रहा है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 1810 में बताया था कि समाचार पत्रों में सिर्फ विज्ञापन ही सच्चे होते हैं। सभी राजनैतिक खबरों के लिए भुगतान किया जाता है, और सबसे अधिक भुगतान उन खबरों के लिए किया जाता है जिन्हें दिखाना बेहद जरूरी था किंतु नहीं दिखाया गया। थॉमस जेफरसन, अमेरिकी राष्ट्रपति। 2.2 ऐसे प्रसारण जिनमें मनोरंजन हो, और यदि ये सामग्री पेड मीडिया प्रायोजकों के हितों के प्रतिकूल न हो। मीडिया में कई सामग्री ऐसी भी होती है जिनमें मनोरंजन होता है। उदाहरण के लिए, किसी फिल्म स्टार का चित्र या किसी सेलिब्रिटी आदि से जुड़ी कोई चटपटी सामग्री दर्शकों का एक विशाल वर्ग मनोरंजन सामग्री का ग्राहक है। कुछ मामलों में मनोरंजक सामग्री का प्रसारण जगह भरने के लिए मुफ्त में भी कर दिया जाता है। इस श्रेणी में नग्नता, हिंसा, फुहरता, अश्लीलता, वैमनस्य, उद्दीपन, नशा आदि को प्रोत्साहित करने वाली मनोरंजक सामग्री प्रमुखता से हो सकती है। किंतु मनोरंजन सामग्री का प्रसारण भी सिर्फ तब होगा जब यह सूचना पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के खिलाफ ना हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामग्री में शालीन मनोरंजन है, तो प्रसारण मुफ्त में नहीं किया जाएगा और इसके ऊंचे दाम चुकाने होंगे। 2.3 यदि अमुक प्रसारण पेड मीडिया के प्रायोजकों के एजेंडे के अनुकूल हो। यदि कोई सूचना या सामग्री पेड मीडिया के हितों के अनुकूल है, तो उनका प्रसारण बिना किसी भुगतान के भी किया जाता है। ऊपर दी गई 2 श्रेणियों के अतिरिक्त पेड मीडिया में आप खबरों या अन्य विवरणों के बारे में जो भी देखते पढ़ते हैं, वे सभी सामग्रियां इसी श्रेणी की होती है। इसमें मुख्यतः खबरें दिखाने के नाम पर खबरें छुपाना, टाइम पास खबरें दिखाना और प्रोपेगेंडा आदि शामिल है। 2.4 कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सूचना पेड मीडिया के प्रायोजकों के एजेंडे के खिलाफ है, किंतु किन्हीं अन्य स्रोतों से यदि अमुक सूचना नागरिकों के एक वर्ग में फैल चुकी है,
तो पेड मीडिया द्वारा अपनी छवि बनाए रखने के लिए इसका प्रसारण बिना किसी भुगतान के भी कर दिया जाता है, क्योंकि यदि वे तब भी इसका प्रसारण नहीं करेंगे तो दर्शकों में अपना प्रभाव खो देंगे। मीडिया समूह पैसा कैसे बनाते हैं? एक आम धारणा यह है कि टीवी अखबार विज्ञापन से पैसा बनाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि टीवी अखबार जो कुछ भी दिखाते हैं उससे पैसा बनाते हैं। इसे और भी स्पष्ट रूप से यूं कह सकते हैं कि किसी मीडिया समूह की टीवी स्क्रीन अखबार का पृष्ठ एक प्लाट है जो कि प्रसारण के लिए उपलब्ध है, जिसे जो भी विषय वस्तु दिखानी है वह उसके लिए पैसा देगा और बताएगा कि इस विषय को इस तरह दिखाना है, और वह यह भी बताएगा कि इस विषय को खबर के रूप में दिखाना है या विज्ञापन के रूप में दिखाना है, आदि आदि। मीडिया समूह उससे पैसा लेगा और विषय वस्तु इस तरह के कलेवर में पेश कर देगा कि पैसा देने वाले व्यक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाए। उदाहरण के लिए, जब आप टीवी पर 30 मिनट का कोई इंटरव्यू देखते हैं तो 30 मिनट के साक्षात्कार में 5 मिनट के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। आप जानते हैं कि 5 मिनट के विज्ञापन के लिए अमुक कंपनी ने 50 लाख का भुगतान किया होगा, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो यह है कि शेष 25 मिनट में जो साक्षात्कार आप देख रहे हैं उसके लिए अमुक चैनल को 5 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। इस तरह असली विज्ञापन बस साक्षात्कार है जिसे आपको खबर के नाम पर दिखा दिया गया है। 5 मिनट के व्यावसायिक विज्ञापन को जब हम देखते हैं तो जानते हैं कि अमुक विज्ञापन के लिए अमुक कंपनी ने पैसा दिया है और यह विज्ञापन सच्चा है, लेकिन इंटरव्यू का जो 5 करोड़ चुकाया गया उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस तरह यह एक पेड इंटरव्यू है। यदि आप कोई सूचना खबर का लेबल लगाकर देना चाहते हैं तो आपको 2 से 10 गुना तक ज्यादा दाम चुकाने होते हैं। खबरों की तुलना में विज्ञापनों के प्रसारण की दरें काफी सस्ती होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई अभिनेता सेना को 20 लाख का दान देता है और अब वह यह जानकारी देश के लोगों तक भी पहुंचाना चाहता है कि मैंने 20 लाख का दान दिया है, तो वह मीडिया से इसे खबर के रूप में दिखाने के लिए कहेगा। पेड मीडिया उससे 1 करोड़ रुपए लेगा और यह सूचना खबर के रूप में दिखाएगा कि अमुक अभिनेता ने सेना को 20 लाख का दान दिया है। तो मीडिया समूह खबरें बेचते हैं और उनकी ज्यादातर आय विज्ञापनों से न होकर खबरों को बेचने से ही होती है। यदि कोई मीडिया समूह सिर्फ विज्ञापनों से होने वाली आय पर निर्भर है तो उसे घाटा होना शुरू होगा और आखिरकार वह बंद हो जाएगा। इसीलिए मीडिया समूह अपना घाटा निकालने और मुनाफा बनाने के लिए राजनैतिक प्रायोजकों को खबरें बेचते हैं। पेड मीडिया के प्रायोजक कौन है? मीडिया घाटे का कारोबार है। मीडिया समूहों का घाटा पूरा करने वाले समूहों के आधार पर भारत में मीडिया के 2 वर्ग हैं। पहला, सरकारी मीडिया दूरदर्शन नागरिकों द्वारा वसूल किए गए टैक्स पर चलता है, यह सिटीजन पेड मीडिया है। दूसरा, प्राइवेट मीडिया, इनका घाटा धनिक वर्ग पूरा करते हैं और वे ही सूचनाएं देने के लिए मीडिया कर्मियों को भुगतान करते हैं। लोकतंत्र आने के बाद से मीडिया समूह दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर कंपनियां बन गई है। पहला नंबर हथियार बनाने वाली कंपनियों का है। पिछले 200 वर्षों से वैश्विक राजनीति पर हथियार निर्माताओं का कब्जा है और दुनिया में सबसे बेहतर हथियार बनाने वाली कंपनियां अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच धनिकों के पास है। जो भी देश अमेरिकी, ब्रिटिश धनिकों को टक्कर देने वाले हथियार नहीं बना पा रहा है, उन देशों के मीडिया को अमेरिकी, ब्रिटिश धनिक नियंत्रित करते हैं। भारत भी हथियार निर्माण में काफी पिछड़ा हुआ है, अतः भारत के मीडिया को भी अमेरिकी, ब्रिटिश धनिक नियंत्रित करते हैं। इन कंपनियों का मुख्य एजेंडा वैश्विक एवं भारत पर आर्थिक, सामरिक, धार्मिक नियंत्रण बनाना है। पेड मीडिया के माध्यम से वे भारत की मुख्यधारा की सभी राजनैतिक पार्टियों एवं नेताओं को नियंत्रित करते हैं ताकि इनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया जा सके। पेड मीडिया को कौन नियंत्रित करता है? राजतंत्र में गैजेट छापने की शक्ति राजा के पास थी,
राजा के पास सेना भी थी और इसीलिए राजा ताकतवर था। 12वीं सदी में यूरोप में जूरी सिस्टम आया, जिससे ब्रिटेन फ्रांस ने तेजी से तकनीकी विकास करना शुरू किया और वे बेहतर हथियार बनाने लगे। 17वीं सदी आते आते ब्रिटेन में निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर हथियार बनाने लगी थी और 18वीं सदी तक उन्होंने ऐसे निर्णायक हथियार बना लिए थे कि जिस सेना को वे अपने हथियार देना शुरू करते थे वह सेना जीतना शुरू कर देती थी। उदाहरण के लिए 1805 से 1815 के बीच सिर्फ बर्मिंघम के कारखानों ने ही लगभग 40 लाख बंदूकों का उत्पादन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं बंदूकों की सहायता से विभिन्न राजाओं की सेनाओं को हराकर अपने उपनिवेश स्थापित कर रही थी। बंदूक निर्माण की दूसरी बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री लंदन में थी। लंदन एवं बर्मिंघम में बंदूक बनाने के इन कारखानों के मालिकों ने ही पूरी दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को सुनिश्चित किया। उस समय बंदूक निर्णायक हथियार थी और इसके उत्पादन पर नियंत्रण रखने वालों की ताकत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि 1 लाख बंदूकों एवं कारतूस की पेटियों से भरा जहाज नवाब सिराजुद्दौला को सप्लाई कर दिया जाता तो क्लाइव लॉयड न तो प्लासी का युद्ध जीतता और न ब्रिटिश भारत में घुस पाते। सिराजुद्दौला के पास यह असला आ जाता तो वह पूरे भारत को भी जीत सकता था। लेकिन पूरे भारत का बादशाह बनने के बाद भी क्या सिराजुद्दौला बर्मिंघम के फैक्ट्री मालिक से टकराव ले सकता था? नहीं, क्योंकि वे सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों को 4 जहाज भरकर बंदूक भेज देते और सिराजुद्दौला के कारतूसों की सप्लाई रोक देते और इस तरह नवाब फिर से पिट जाता। क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप अपने हथियार खुद बनाते हो। ब्रिटिश लगातार इसीलिए जीत रहे थे क्योंकि उन्हें दुनिया में सबसे बेहतर बंदूकें बनाने वाले स्वदेशी कारखानों के मालिकों का समर्थन प्राप्त था और ब्रिटिश इतने बड़े पैमाने पर बेहतर बंदूकें इसीलिए बना पा रहे थे क्योंकि उनके पास जूरी सिस्टम था। विश्व के शेष देशों में बदतर अदालतें एवं भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था होने के कारण शेष विश्व तकनीकी उत्पादन करने में ब्रिटिश की तुलना में पिछड़ गया। दूसरे शब्दों में 200 साल पहले ही राजा वगैरह नाम के राजा रह गए थे और असली ताकत हथियार निर्माताओं के पास आ चुकी थी। पेड़ इतिहासकार इन तथ्यों को दर्ज नहीं करते क्योंकि उन्हें यह जानकारी छिपाने के लिए भुगतान किया जाता है। बहरहाल सिराजुद्दौला और भारत के अन्य राजाओं को बर्मिंघम एवं लंदन की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने हथियार नहीं दिए और वे हारते चले गए। शिवाजी के पास पुर्तगाली तोपें थी और यह एक बड़ी वजह थी कि वे मुकाबला कर पा रहे थे। बाजीराव को फ्रेंच कारखानों के मालिक तोपें सप्लाई कर रहे थे और अहमद शाह अब्दाली के पास रशियन तोपखाना था। तो जो भी राजा उस समय जीत रहे थे उसकी निर्णायक वजह उनके हथियार आपूर्तिकर्ता थे। पिछले 200 सालों में हुए दुनिया के सभी युद्धों का अध्ययन यही बताता है कि जिस देश को निर्णायक हथियार बनाने वाली कंपनियों का सहयोग मिला हुआ है वे देश युद्ध जीत जाते हैं वरना हार जाते हैं। 16वीं सदी से पहले तक बड़ी सेना का महत्व होता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हथियारों की तकनीक उन्नत होती गई वैसे वैसे युद्ध में निर्णायक भूमिका हथियारों की हो गई। आज हथियारों की तकनीक इतनी आगे जा चुकी है कि निर्णायक हथियारों से लैस 5000 का दस्ता 50 लाख की सेना को खत्म कर सकता है, वो भी परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल किए बिना। हथियार कंपनियां एवं बड़े पैमाने पर कारखाने चलाने वाले धनिक वर्ग को सस्ता उत्पादन करने के लिए मुफ्त का कच्चा माल यानी खनिज चाहिए। जब उन्होंने निर्णायक हथियार बना लिए तो इन हथियारों का इस्तेमाल राजा को नियंत्रित उपनिवेश की स्थापना आदि करने में किया ताकि अमुक देश के प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज लूट सके। मताधिकार आने के बाद राजा की जगह पीएम ने ले ली। उन्होंने लूट चलाने के लिए पीएम को नियंत्रित करना शुरू किया। पीएम को नियंत्रित करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आपको पीएम को युद्ध में हराना होगा, दूसरा चुनाव में हराना होगा।
यदि किसी देश का पीएम पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के खिलाफ जाकर पेड मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो उसे युद्ध में जाना पड़ेगा। दरअसल निर्णायक हथियारों के अलावा ये कंपनियां और भी ऐसी ढेर सारी तकनीकी वस्तुएं बनाती है जो दुनिया के ज्यादातर देशों को बनानी नहीं आती, और इन वस्तुओं के बिना न तो देश चलाया जा सकता है और न ही बचाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से हथियार, ईंधन, दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण एवं माइनिंग मशीनरी शामिल है, किंतु निर्णायक बढ़त फिर भी इन्हें हथियारों से ही मिलती है। नीचे कुछ ताकतवर कंपनियों के बारे में सांकेतिक जानकारी दी है। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियॉन, बीए सिस्टम्स, जनरल डायनामिक्स, एयरबस समूह, ट्रांस यूरोपियन। और आधुनिक तकनीक पर नियंत्रण एवं एकाधिकार रखने वाली ऐसी 100 से 150 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना समूह लॉबी बनाकर काम करती है। इन कंपनियों के कुल एसेट्स को आप जोड़ ले तो योगफल भारत के कुल विदेशी मुद्रा कोष से कहीं ज्यादा निकल जाएगा। और जहां तक ताकत की बात है, इनमें से प्रत्येक कंपनी की ताकत पूरे भारत देश से ज्यादा है, क्योंकि ये कंपनियां ऐसी चीजें बनाती है जो दुनिया के ज्यादातर देश नहीं बना पाते। पेड मीडिया को नियंत्रित करने वाली कंपनियों का परस्पर शक्ति अनुपात। हथियार कंपनियों के अलावा अन्य औद्योगिक घराने एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी पेड मीडिया को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करती है, किंतु किसका नियंत्रण कितना है, यह पैसे से तय नहीं होता बल्कि शक्ति से तय होता है। उदाहरण के लिए पतंजलि के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, किंतु पतंजलि मीडिया को निर्णायक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि पतंजलि की सभी फैक्ट्रियां ऑटोमेटेड आयातित मशीनों पर चलती है और ये मशीनें बनाने की तकनीक सिर्फ कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समूह एक्स के पास ही है। जब पतंजलि एवं समूह एक्स में बुनियादी टकराव होगा तो पेड मीडिया समूह एक्स की तरफ चला जाएगा, क्योंकि समूह एक्स पतंजलि, निरमा, हमदर्द जैसी सैकड़ों कंपनियों को ये ऑटोमेटेड मशीनें सप्लाई करता है। यदि टकराव के कारण एक्स पतंजलि को इन मशीनों के स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देता है और पतंजलि के अन्य प्रतिस्पर्धियों को मदद बढ़ा देता है, तो अन्य प्रतिस्पर्धी पतंजलि के बाजार पर कब्जा कर लेंगे। अब यदि आप सोचते हैं कि तब पतंजलि किसी और कंपनी से ये मशीनें मंगा लेगा, तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भी कंपनी इस तरह की मशीनें नहीं बनाती और दुनिया में भी सिर्फ गिनी चुनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास ही इन्हें बनाने की तकनीक है। पतंजलि अपनी फैक्ट्रियां चलाने और कारोबार को बढ़ाने के लिए तकनीक पर नियंत्रण रखने वाले विदेशी समूह एक्स पर निर्भर है। इसी तरह यदि अंबानी परिवार एवं रोकेफेलर परिवार में टकराव होता है तो अंबानी को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी रोकेफेलर की कंपनी की मशीनों पर चलती है। तेल निकालने की ये मशीनें बनाने की तकनीक दुनिया में सिर्फ 20-25 कंपनियों के पास ही है। यदि रोकेफेलर तेल निकालने की मशीनरी महिंद्रा को देना शुरू कर देता है और रिलायंस को स्पेयर पार्ट्स भेजना बंद कर देता है, तो अंबानी परिवार तेल के धंधे से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह विभिन्न कंपनियां अपने शक्ति अनुपात के अनुसार मीडिया को कम ज्यादा नियंत्रित करते हैं, किंतु निर्णायक नियंत्रण हमेशा हथियार निर्माताओं का बना रहता है। पावर कंट्रोलिंग लेवल। हथियार निर्माता, फार्मा, खनन, तेल, ऑटो, हाई टेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बैंकिंग जायंट जीरो टेक एमएनसी टाटा, अंबानी आदि। पेड मीडिया के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या सभी पत्रकार एवं संपादक आदि भ्रष्ट है? क्या वे लोकतंत्र के प्रहरी एवं लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं है? मुख्यधारा के सभी पत्रकार एवं संपादक पेड होते हैं, जो उन्हें पे करता है उस हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। जिस तरह अन्य प्रकार के कारोबार में कर्मचारी अपने मालिक के प्रति समर्पित होता है, उसी तरह से पत्रकार भी अपने नियोक्ता के हितों के लिए काम करते हैं। पत्रकारों पर लोगों के गुस्से की एक वजह यह है कि राजनैतिक रूप से असूचित व्यक्ति इस गलत धारणा का शिकार है कि पत्रकार का काम नागरिकों को सच्ची खबरें दिखाना है।
नागरिक पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा खंभा, लोकतंत्र का प्रहरी और जनता का सिपाही इसीलिए मानकर चलते हैं क्योंकि पेड मीडिया द्वारा उन्हें यह मानने के लिए सधाया गया है। वे बचपन से ही नागरिकों को ये शब्द याद कराना शुरू कर देते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा होता है और इसी वजह से आपको पत्रकारों पर गुस्सा आता है क्योंकि वे आपकी गलत कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। तथ्य यह है कि मीडिया हाउस भी अन्य कंपनियों की तरह कारोबारी कंपनियां हैं। वे मुनाफा बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं। हालांकि छोटे स्तर के पत्रकार एवं संपादक आदि जनहित की सूचनाएं प्रसारित करते हैं, किंतु इसकी ज्यादातर वजह यह होती है कि उनके पास खबरें बेचने का मौका नहीं होता। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वे खबरें बेचना शुरू कर देते हैं। यदि छोटे पत्रकार धनिक वर्ग के हितों के खिलाफ काम करते हैं तो उनकी कभी तरक्की नहीं हो पाती और वे हमेशा मुख्यधारा से बाहर ही रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मीडिया का मुनाफा टीआरपी से तय होता है। टीआरपी वगैरह का प्रभाव विज्ञापनों की दरों को आंतरिक प्रतिस्पर्धा के स्तर पर प्रभावित करता है, राजनैतिक खबरों को नहीं। भारत की मुख्यधारा में कुल जमा 25-30 चैनल एवं 50-60 समाचार पत्र है। यह संख्या बहुत छोटी है और धनिक वर्ग मुख्यधारा के सभी से यहाँ आशय सभी से है, मतलब 30+60-90 मीडिया समूहों का घाटा पूरा करते हैं। लेकिन विज्ञापन दरों का भुगतान टीआरपी यानी कि लोकप्रियता से तय होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडिया चैनल्स की 90% आय का स्रोत राजनैतिक खबरें हैं, न कि विज्ञापन। और ज्यादातर मामलों में राजनैतिक खबरों के लिए पेमेंट करने वाली कंपनियां ही विज्ञापन दाता भी होती है। यदि मीडिया हाउस पेड मीडिया के प्रायोजकों के हितों के खिलाफ जाकर किसी खबर का प्रसारण करेगा तो उसे विज्ञापन भी नहीं मिलेंगे। इस तरह उसे न तो खबर दिखाने का पैसा मिलेगा और न विज्ञापन का, क्योंकि पेड मीडिया के प्रायोजकों के खिलाफ खबर दिखाने से जनता तो किसी पत्रकार या मीडिया हाउस को अगले दिन को पैसा भेजने वाली नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप पेड मीडिया में जो भी खबरें देखते हैं उनके लिए किसी न किसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। कभी खबर सच्ची होती है और कभी यह पक्षपातपूर्ण होती है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उन्हें पेमेंट अवश्य होती है। यदि पेमेंट नहीं होगी तो रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। यदि चैनल की दर्शक संख्या कम होती है तो पेमेंट कब मिलेगी और दर्शक संख्या अधिक होने पर खबरें दिखाने की दरें ऊंची होगी। यदि वे नागरिकों को टीआरपी का लॉलीपॉप नहीं देंगे तो नागरिकों का दिमाग इस दिशा में सोचने लगेगा कि वे पैसा कहां से बना रहे हैं और तब यह बात खुल जाएगी कि वे खबरें बेच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए और भारत की लगभग सभी समस्याओं के समाधान जानने के लिए कृपया यह लिंक खोलें।